तो इंडिया और यूएस रिलेशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अब कुछ कुछ चीज़ें पहले तो समझ लेते हैं कि इंडिया यूएस रिलेशन में क्या हमारे लिए मैटर ऑफ कंसर्न है, मैटर ऑफ डिबेट है। जो सबसे पहला चीज़ चल रहा है अभी, एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो स्टेटमेंट इन्होंने, डॉक्टर शिवशंकर मेनन का नाम सुना होगा, हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी रह चुके हैं। तो उन्होंने यहाँ पर जो है एक इम्पॉर्टेंट जो है जो फाइंडिंग उनकी है, उन्होंने कहा कि यूएस जो है हमारे लिए इसेंशियल पार्टनर है। तो वो पूछा गया उनसे कि आखिर यूएस हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि यूएस इम्पोर्टेंट इंडिया के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, तो आप लोगों में से किसी का क्या जवाब होगा? बेसिक चीज़ें, यूएस जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, कोई भी। सर सर हमें डेवलप कंट्री बनने के लिए यूएसए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूएसए टेक्नोलॉजिकल पावर है। वो बहुत टेक्नोलॉजी बढ़िया, हमारे पास आ सकती है, बहुत टेक्नोलॉजी बढ़िया। ट्रांसफर हो गया। सर तो डिफेंस में हमें डाइवर्सिफाई करना है अपना, रशिया के ऊपर से डिपेंडेंसी कम करनी है। तो सर यूएसए एक रिलायबल पार्टनर हो सकता है हमारा। वो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ डिफेंस हो गया तो नेशनल सिक्योरिटी वहां पर इंपॉर्टेंट होगी। इसके लिए सर चाइना, जैसे कि चाइना का जो राइज है सर मैन्युफैक्चरिंग की वजह से हुआ, उसमें एक बहुत बड़ा रोल यूएसए करा है। तो अभी चाइना यूएसए भी एक अल्टरनेटिव देख रहा है, तो उसको इंडिया कैप्चर कर सकता है, क्योंकि हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, हमारे पास स्किल वर्कफोर्स है। बहुत तो सर बढ़िया। एक मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा बेस हो सकता है, तो फिर हमारी परचेसिंग पावर वगैरह और हमारी जीडीपी में भी सर काफी उसमें ये होगा। और ठीक। दूसरी चीज सर, जैसे कि हमारा चाइना के साथ जो बॉर्डर है वो सेटल नहीं है, तो उस केस में सर यूएसए हमें हेल्प कर सकता है। हो बिल्कुल। सकता है कि डायरेक्टली यूएसए हमारी हेल्प लेना है, बट इन टर्म्स ऑफ जैसे टेक्नोलॉजी और वेपन्स, अगर कभी वॉर होता या कभी स्टैंड ऑफ होता, जैसे कि जब भी डोकलाम में भी हुआ था, तो उस समय भी यूएसए ने बोला था कि वी विल सपोर्ट इंडिया। फुल सपोर्ट तो इंडिया। सर ये कुछ पॉइंट सर। अच्छा, यूएस के लिए, सर यूएस के लिए इंडिया क्यों इम्पोर्टेंट है? सर इसके लिए मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ सर कि इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया उसका कहीं ना कहीं एक नेचुरल पार्टनर बन के उभरा है सर। क्यों? एक सबसे बड़ा रीजन कहीं ना कहीं, क्योंकि मतलब सर यहाँ पे हम्म, सर एक तो चाइना का राइज जैसा हुआ, वहां पे अगर उसको न्यूट्रल करना है तो वहां पे इंडिया की सख्त नीड है कि ऐसे पार्टनर की होनी चाहिए जो वहां पे अवेलेबल हो। बस और बस यही जो है जी हम सर। जानना चाहते थे। बाकी अब सब कहानी सबको मालूम है। तो शिवशंकर मेनन का यही यहाँ पर जो है ऑब्जर्वेशन था, उनका ये कहना था कि अगर हम यूएस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यूएस के लिए इंडिया इसलिए इम्पॉर्टेंट है टू काउंटर चाइना, कि चाइना को अगर इंसर्कल करना है तो इंडिया मेन पार्टनर, यहाँ पर मेजर पार्टनर इंडो पैसिफिक रीजन में होने वाला है। लेकिन जब हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो इंडिया इज एसेंशियल पार्टनर, यूएस इज एसेंशियल पार्टनर फॉर इंडिया टू ट्रांसफॉर्म इंडिया, हमारे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, फॉर आवर डेवलपमेंट, हमारे डेवलपमेंट के लिए, कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी, हाई एडवांस टेक्नोलॉजी हैं उनको जो है लाने के लिए, उनके जो इन्वेस्टर्स हैं उनको यहाँ पर लाने के लिए, हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हब अगर अपने को बनाना है तो इसके लिए जो है इम्पॉर्टेंट है। तो पहली चीज़ तो ये समझिए कि दोनों के पर्सपेक्टिव एक दूसरे को लेकर, दोनों की जो एक दूसरे को लेकर इम्पोर्टेंस है, किस नज़रिए से देख रहे हैं वो अलग अलग है, और यहीं से इन लोगों का रिलेशन स्टार्ट होता है। दोनों का जो रिलेशन यूएस और इंडिया का है, कुछ जगहों पर कन्वर्ज कर रहा है और कुछ जगहों पर डाइवर्जेंस है। यही जो कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस है, यही इनके आज के रिलेशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि इनका रिलेशन जो है सेटल्ड रिलेशन नहीं है। इंडिया और यूएस को अगर कोई बोले कि क्या ये नेचुरल पार्टनर है, तो नहीं, अभी हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है कन्फ्रंट्रेशंस हैं, कन्फ्यूजन्स हैं, डिलेमा है रिलेशंस में, और ये समझने के लिए हमें कन्वर्जेंस और जो है यहाँ पर जो डाइवर्जेंस हैं, इन दोनों को यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो पहले एक एक करके देखते हैं। कन्वर्जेंस के बारे में अगर हम बात करें तो पहला चीज़ तो ये है कि जो यूएस है वो चाइना को इनसर्कल करना चाहता है, तो इसलिए जो यूएस की कंपनीज़ हैं वो अब चाइना से शिफ्ट होना, मतलब हो रही हैं और होने की कोशिश भी कर रही हैं। लेकिन चाइना जो है वो इतना बड़ा इकोनॉमिक जाइंट है कि कोई भी कंट्री उसको निगलेक्ट नहीं कर सकता है, इसलिए जितनी भी मेजर एमएनसीज हैं वो बना रही हैं चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी। अब इन सब चीज़ों को हमें कोट करना पड़ेगा, चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी, यानी चाइना को तो साथ रखना है, लेकिन धीरे धीरे ग्रेजुअल जो है उसका रिप्लेसमेंट करने के लिए किसी अल्टरनेट को ढूंढना है, एंड दैट इज़ इंडिया। इंडिया में जैसा अभी शिवम ने बताया कि यहाँ पर जो है टेक्नोलॉजी, डेमोग्राफिक डिविडेंड हैं, चीप लेबर हैं,
और नेचुरल रिसोर्सेज हैं और एक कंडीसिव एनवायरनमेंट यहाँ पर बन रही है, सिक्योरिटी वगैरह, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सब बेहतर हो रहा है, तो इसलिए यूएस की कंपनीज़ के लिए जो है इंडिया एक अट्रैक्टिव ऑप्शन यहाँ पर होता जा रहा है। दूसरा जो है वर्ल्ड जो है फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की तरफ बढ़ रहा है, क्लीन एनर्जी की तरफ, हाइड्रोजन एनर्जी की तरफ बढ़ रहा है, और यहाँ पर भी यूएस जो है वह इंडिया को एक बड़े इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में देख रहा है। इंडिया जो है वह इन चीज़ों को अट्रैक्ट करना चाहता है जिससे कि वो 2047 तक जो अपना डेवलप्ड नेशन का जो उसका टारगेट है, गोल है, वो अचीव कर ले। तो इस वजह से इन दोनों के बीच में जो सबसे मेजर जो इस वक्त जो है कन्वर्जेंस है वह इकोनॉमिक सेक्टर में है, और जहां पर ये देखा जा रहा है कि अगर मतलब करंट ईयर को हम हटा दें तो लास्ट 2 ईयर से यूएस हमारा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर रहा है, और सबसे बड़ी चीज़ है हम ट्रेड सरप्लस में रहें। यूएस से हमारा जो ट्रेड बायलेटरल ट्रेड है 118 बिलियन डॉलर का है, जिसमें नियरली 38 बिलियन डॉलर सरप्लस में इंडिया है। तो ये एक गुड साइन है यहाँ पर दोनों के रिलेशन में। दूसरा जो एक मेजर एरिया यहाँ पर आया है वो है डिफेंस का। डिफेंस जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न बन रहा है। डिफेंस इकोनॉमिक रीजन से भी बन रहा है, और डिफेंस कुछ और भी यहाँ पर फैक्टर है, जिनमें सबसे बड़ा फैक्टर जो है वह चाइना का जो इमरजेंस है उस पॉइंट ऑफ व्यू से है। जो डिफेंस पार्टनरशिप यूएस के साथ इंडिया जो है लेकर चल रहा है, उसका पहला पर्पज़ ये है कि इंडिया एक डिटरेंस क्रिएट करना चाहता है टूवर्ड्स पाकिस्तान एंड चाइना। चाइना को लेकर अगर हमें अपना डिटरेंस क्रिएट करना है तो यूएस के जो आर्म्स हैं वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया अभी तक पूरी तरीके से रशिया पर डिपेंडेंट रहा है फॉर डिफेंस इक्विपमेंट, और रसिया, चाइना और पाकिस्तान को भी जो है डिफेंस सप्लाई कर रहा है। तो अगर डाइवर्सिफिकेशन हमारे डिफेंस बास्केट का नहीं होगा तो हम डिटरेंस क्रिएट नहीं कर पाएंगे अगेंस्ट चाइना एंड पाकिस्तान। दूसरा जो है, इंडिया जो है एक हार्ड पावर कंट्री के रूप में, एक सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में इन इंडो पैसिफिक रीजन तभी वो कर सकेगा जब उसका डिफेंस कैपेसिटी बेहतर हो, और यूएस जिस तरीके से हमें एडवांस वेपन प्रोवाइड कर रहा है वह एज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, एज अ हार्ड पावर हमें इस्टेब्लिश यहाँ पर कर रहा है। तीसरा, और इसी में अगर हार्ड पावर को ही हम ऐड करें कि यूएस के जो है साथ जो डिफेंस एग्रीमेंट वगैरह हो रहे हैं वो इंडिया को ब्लू वाटर नेवी के रूप में भी वहाँ पर इस्टेब्लिश कर रहे हैं। और स्पेशली अगर लेमोआ की बात करें, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम एग्रीमेंट, जिसके थ्रू हम पैसिफिक ओशन में भी अपना रीच जो है वहाँ पर बढ़ा रहे हैं, इन पैसिफिक ओशन, इन साउथ चाइना सी, इन ईस्ट चाइना सी। तो एक तरीके से तीसरा इसका बड़ा फैक्टर है कि जो डिफेंस पार्टनरशिप इंडिया के चाइना के साथ, यूएस के साथ हो रहे हैं, वह चाइना का स्ट्रेटजिक इंसर्कलमेंट भी कर रहे हैं, और ये भी एक बड़ा एज भारत को यहाँ पर मिल रहा है। चौथा बड़ा मुद्दा ये है कि इंडिया जो है डिफेंस मार्केट का एक प्लेयर बनता जा रहा है, क्योंकि डिफेंस कोऑपरेशन जो हो रहे हैं वो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, ज्वाइंट जो है इन्वेस्टमेंट, को प्रोडक्शन, को डेवलपमेंट, इन चीज़ों के लेवल पे भी आ रहे हैं। तो इससे इंडिया की जो डिफेंस कंपनीज़ हैं, डिफेंस मार्केट हैं, उनको जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प, जैसे टाटा और लॉकहीड मार्टिन के बीच में एक एग्रीमेंट की बात काफ़ी दिनों तक चलती रही है, अभी भी यहाँ पर जो है कई इस तरीके की बातें चल रही हैं। तो जैसे जैसे ये कोलैबोरेशन बढ़ेगा और मेक इन इंडिया के थ्रू जो है यूएस की कंपनी डिफेंस मार्केट में जो है इन्वेस्टमेंट करेंगी, तो इससे इंडिया की कैपेबिलिटीज़ जो है डिफेंस मार्केट के एक बड़े प्लेयर के रूप में वहाँ पर मजबूत होंगी। तो इसलिए जो है यहाँ पर ये एक बड़ा फैक्टर दिखाई दे रहा है। अब दूसरी चीज़ ये है कि जो इनके बीच के रिलेशन में तीसरा सबसे बड़ा कन्वर्जेंस है वह है स्ट्रेटजिक कन्वर्जेंस। स्ट्रेटजिक कन्वर्जेंस क्या है कि उसमें 2-3 सबसे बड़े फैक्टर हैं। पहला है चाइना, सबसे बड़ा फैक्टर है। चाइना ने क्या किया है कि पूरी तरीके से इंडो पैसिफिक रीजन जो है उसमें इंस्टेबिलिटी ला दी है। जो उसके हेजेमोनिक पॉलिसीज़ हैं वह यूएस के एलाई पार्टनर्स को काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर कर दी हैं, और यूएस का जो अपना डोमिनेंस था इन पैसिफिक ओशन रीजन वो काफ़ी ज़्यादा चैलेंज हुआ है। तो जो एशिया, यूनिपोलर एशिया चाइना जिस तरीके का लेकर चल रहा है वो यूएस की जो ग्लोबल सुप्रीमेसी है उसके सामने रियल थ्रेट है, और इंडिया के जो है जो स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी है और इन इंडो पैसिफिक जो इसका लीडरशिप रोल ये चाहता है उसके सामने थ्रेट है। तो इस वजह से जो है यहाँ पर वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो यूएस का आज की फॉरेन पॉलिसी नहीं है। कोंडालीजा राइस जो है जब बुश एडमिनिस्ट्रेशन में थी
2003 की बात है, और उसको हम कोट भी करेंगे कि उनका ये कहना था कि इंडिया का राइज व यूएस के इंटरेस्ट में दैट टाइम, क्योंकि उनको ये लगता था कि इंडिया अगर राइज करेगा तो यहाँ पर जो पावर बैलेंस है वो जो है बैलेंस ऑफ पावर वो यहाँ पर सही तरीके का इस्टेब्लिश हो पाएगा, अदरवाइज चाइना और रशिया जो है वो यहाँ पर अनस्टेबिलिटी ला सकते हैं। ये उनका उस वक्त का प्रेडिक्शन वहाँ पर था। तो ये जो रिलेशन है इंडिया और यूएस के वो इस बेसिस पर हैं कि चाइना को जो है यहाँ पर इंसर्कलमेंट किया जा सके। अब चाइना के इंसर्कलमेंट करने का मतलब क्या है कि चाइना जो है उसका जो स्ट्रेटजिक इमरजेंस हुआ, मतलब उसके जो थ्रेट आए हैं वो थ्रेट क्या हैं, उसके थ्रेट हैं कि भाई यहाँ पर जो है मिलिट्री जो उसका प्रेजेंस बढ़ रहा है साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी में मिलिट्राइजेशन जिस तरीके से कर रहा है, आइलैंड पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, टेरिटोरियल जो क्लेम यहाँ पर कर रहा है, फिर यहाँ के साथ साथ बेल्ट रोड इनिशिएटिव के थ्रू डेट ट्रैप में जिस तरीके से जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं एशियन और अफ्रीकन उनको वो ले रहा है, ये रियल थ्रेट है यहाँ पर यूएस के सामने। तो यहाँ पर यूएस ये चाहता है कि इंडिया एज एन अल्टरनेटिव ऑफ चाइना वो उस रोल को प्ले करे जो चाइना यहाँ इस रीजन में कर रहा है, जिससे कि जो चाइना पर ओवर डिपेंडेंसी इन इंडो पैसिफिक रीजन या एशिया अफ्रीका में बढ़ रहा है वो वहाँ पर जो है कम हो सके। तो यही रीज़न है कि इंडिया जो है वह सिक्योरिटी प्रोवाइडर और डेवलपमेंट पार्टनर के रूप में इन रीजन में जो है तेज़ी के साथ काम कर रहा है। यूएस का उसको पूरा फुल सपोर्ट है। तो इसमें जो है यूएस अलग अलग चीज़ों को लेकर आ रहा है, जैसे 2+2 जो है टॉक यहाँ पर डिस्कशन यहाँ पर हो रहे हैं, मालाबार मिलिट्री एक्सरसाइज यहाँ पर हो रहा है, क्वाड का फोरम यहाँ पर बनाया जा चुका है, I2U2 का फोरम पूरे इंडो पैसिफिक रीजन को यहाँ पर जो है वो देख रहे हैं, कवर कर रहे हैं। तो ये सब जो चीज़ें यहाँ पर आई हैं इन्होंने जो है एक तरीके से यूएस को ये अश्योर किया है कि अब चाइना का इंसर्कलमेंट सही तरीके से हो रहा है। और दूसरा इसका इंडिया को फ़ायदा क्या हुआ कि इंडिया का जो ग्लोबल स्ट्रेचर है, जो वैश्विक इसका स्थिति है, प्रभाव है, वो बढ़ रहा है, क्योंकि थ्रू यूएस जो है विद द हेल्प ऑफ यूएस हम जो है वाजेनार ग्रुप, ऑस्ट्रेलियन ग्रुप और यहाँ पर जो है MTCR ग्रुप में मेंबर बन सके हैं। तो इसने हमारा ग्लोबल रेपुटेशन को यहाँ पर बढ़ा दिया है। और इनके साथ साथ जो है ये भी देखा जा रहा है कि अब जो है हम यूएस जो है वह यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में हमारे परमानेंट मेंबरशिप के लिए भी एडवोकेसी कर रहा है और लगातार लॉबिंग करने की कोशिश कर रहा है। तो ये सब चीज़ें ये इंडिकेट करती हैं कि ये टू वे बेनिफिट है, म्यूचुअल बेनिफिट है। स्ट्रैटेजिक रूप में तो बिल्कुल दोनों एक तरीके से, लेकिन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की जब बात आती है तो केवल यहाँ पर चाइना ही फैक्टर नहीं, यहाँ पर और भी कई इशूज़ हैं जो कन्वर्ज कर रहे हैं, जैसे ग्लोबल टेररिज्म। चाइना यूएस जो है ग्लोबल टेररिज्म को किसी भी तरीके से इंटरटेन नहीं कर सकता है, और जो इंडिया है वह टेररिज्म का सबसे बड़ा फेस उसने आज तक किया है, तो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है। तो यहाँ पर क्लाइमेट चेंज जो आ रहा है या जिस तरीके से नेचुरल डिज़ास्टर कैलेमिटी जो है अलग अलग तरीके के आ रहे हैं, तो यहाँ पर भी जो है कोलैबोरेशन जो है दोनों के बीच में। सी पायरेसी जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर है इंडो पैसिफिक रीजन में। अगर सी पायरेसी बढ़ती है तो ये यूएस के इंटरेस्ट के भी अगेंस्ट है, इंडिया के भी अगेंस्ट है। तो ये जो अनकन्वेंशनल सिक्योरिटी थ्रेट है ये एक बड़ा कन्वर्जेंस का जोन है जो यूएस और इंडिया को एक जगह पर लेकर आता है। तो इस वजह से भी जो है यहाँ पर जो है रिश्ते बेहतर हो रहे हैं। फिर एक और लॉजिक यहाँ पर दिया जा रहा है, लॉजिक ये दिया जा रहा है कि इंडिया के लिए जो है रशिया और चाइना ये नेचुरल चॉइस नहीं हो सकते हैं। लोगों ने कहा क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों ही डिक्टेटर हैं। रशिया में अगर हम देखें तो पुतिन ने जो है 1998 में जो है प्राइम मिनिस्टर बना, 3 बार वो प्राइम मिनिस्टर रहा, फिर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट किया, प्रेसिडेंट बना, दूसरा प्राइम मिनिस्टर बनाया, और अब उसने वहाँ पर डेमोक्रेसी पूरी तरीके से ख़त्म कर दी। अब तक जब तक रशिया है तब तक पुतिन है, तब तक पुतिन वहाँ पर है 2036 तक तो एटलीस्ट। यही स्थिति जिनपिंग में है। जिनपिंग ने भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर दिया है। वो तो वैसे ही सिंगल पार्टी वहाँ पर थी, और अब तो बिल्कुल भी जिनपिंग ने तो वो नियम ही बदल दिया कि 2 टर्म ही केवल कोई प्रीमियर बन सकता है। तो ये बता रहा है कि वहाँ पर अथॉरिटेटिव रिजीम है, और इंडिया का जो डेमोक्रेटिक सेटअप है वो इनके साथ नेचुरली फिट नहीं होता है। तो बहुत से स्कॉलर ये आर्गूमेंट देते हैं कि इंडिया के लिए नेचुरल चॉइस यूएस है फॉर, मतलब कि अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें, ह्यूमन राइट की बात करें, हम जो है एक डाइवर्स सोसाइटी की बात करें, तो इसलिए यहाँ पर ये सब फैक्टर्स ये बता रहे हैं कि इंडिया और यूएस के बीच में कन्वर्जेंस के जोन जो हैं वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन अभी जो डिबेट चल रहा है वो डिबेट क्या चल रहा है,
वो है जो डाइवर्जेंस है। डाइवर्जेंस कहाँ पे आ रहे हैं इंडिया यूएस अगर रिलेशन की हम बात करें तो कई अलग अलग फैक्टर्स में जो है हम इस चीज़ को देख सकते हैं। सबसे पहला जो प्रॉब्लम इंडिया और यूएस के बीच में जो डाइवर्जेंस के रूप में आ रहा है वो यहाँ पर स्ट्रेटजिक डिलेमा जो इंडिया का क्रिएट हो रहा है। इंडिया बहुत बुरी तरीके से पावर पॉलिटिक्स का पार्ट हो चुका है। चाइना के साथ वह अननेसेसरी कन्फ्लिक्ट जो है वो बढ़ा रहा है और ये लॉन्ग टर्म में इंडिया के फॉरेन पॉलिसी और नेशनल इंटरेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा वहाँ पर फुलफिल नहीं होंगे। तो इसलिए जो है यहाँ पर इंडिया को बहुत अच्छे तरीके से समझना होगा कि चाइना के साथ जो उसके प्रॉब्लम्स हैं वो अलग स्पेसिफिक नेचर के हैं, उनको यूएस के साथ हाइफिनेट करने की ज़रूरत नहीं है। शिवशंकर मेनन का कहना है कि इंडिया चाइना रिलेशन इज सुई जेनरिस, ये सुई जेनरिस है, इसमें यूएस फैक्टर को नहीं लाना चाहिए। मतलब ये जो हैं अपने आप में इनके संबंध खुद के हैं। जो यहाँ पर जैसे चाइना और इंडिया के बीच में बॉर्डर जो डिस्प्यूट्स रहे हैं, अपने अलग अलग तरीके के जो हैं कन्फ्लिक्ट्स यहाँ पर रहे हैं, तो इनका अपना हिस्ट्री रहा है और वो हिस्ट्री को उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है वह इंडिया को सलूशन की तरफ मूव करना चाहिए, न कि यहाँ पर जो है वो यूएस के एक ब्लॉक मेंबर की तरीके से एक तरीके से स्यूडो एशियन नेटो जो हमने क्वाड को बनाने की कोशिश, मतलब अमेरिका जो बनाने की कोशिश कर रहा है स्यूडो एशियन नेटो, और इसकी वजह से चाइना में जो परसेप्शन जा रहा है तो वह इंडिया के अगेंस्ट जा रहा है और चाइना जो है अधिक एग्रेसिव असर्टिव होगा टूवर्ड्स इंडिया। तो ये इंडिया के लिए जो है एक बड़ा कन्फ्लिक्ट यहाँ पर आने वाला है। तो ये एक बड़ा यहाँ पर आ रहा है। दूसरा चीज़ क्या है कि यूएस की जो फॉरेन पॉलिसी है वो इंडिया का केवल एक इम्पॉर्टेंस समझती है और वो इम्पॉर्टेंस है चाइना का इंसर्कलमेंट। तो ऐसे में जो है यहाँ पर कई बार यूएस अपनी फॉरेन पॉलिसी में जो इंडिया के ग्लोबल एम्बिशन है, जो इंडिया का सेल्फ स्टीम है, इस पर क्वेश्चन भी आ चुका है, उनको जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है। ग्लोबल एम्बिशन क्या है इंडिया के? इंडो पैसिफिक में एक लीडरशिप रोल प्ले करना और अपनी स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी को मेंटेन करना। लेकिन यूएस जो है इंडिया के इस स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी को कई बार चैलेंज करता हुआ दिखाई देता है। जैसे हमने पहले से ही ये बोला है कि पाकिस्तान के साथ हम कोई भी मीडिएशन जो है एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन ट्रंप ने इंडिया के ऑब्जेक्शन के बाद रिपीटेटिव जो है वहाँ पर मीडिएशन के लिए प्रपोजल रखा। हमने कहा कि हम अफगानिस्तान में मिलिट्री नहीं भेजेंगे। अफगानिस्तान ने हमारी मॉकरी की, हमारे सेल्फ स्टीम, हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट को जो है चैलेंज किया, मजाक उड़ाया कि इंडिया का कोई रोल ही नहीं है अफगानिस्तान में। इसी तरीके से हाल फिलहाल अगर हम रिसेंटली देखें तो डेमोक्रेसी जो इंडिया की है उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। रिलीजियस फ्रीडम जो यहाँ पर है उन पे क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। यानी जो इंडिया के इंटरनल मैटर हैं, अरविंद केजरीवाल अगर अरेस्ट हुए हैं तो इंडिया की जुडिशरी देखेगी, इंडिया का पब्लिक सिविल सोसाइटी देखेगा, लेकिन यूएस जो है इन सब चीज़ों में वहाँ पर जो है वो मतलब कि कहीं ना कहीं पॉइंट आउट कर रहा है। तो ये सब चीज़ें जो हैं इंडिया की स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी, सेल्फ स्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट, ग्लोबल एम्बिशन, इन सब के अगेंस्ट यहाँ पर दिखाई देती हैं। तो एक बड़ा यहाँ पर थ्रेट इस तरीके का दिखाई दे रहा है। फिर एक और चीज़ यहाँ पर जो हमें समझना है वो ये है कि यूएस जो है वो जो ट्रेड यहाँ पर जिस तरीके से डेफिसिट है वो बार बार उसको रेज कर रहा है और इसलिए इंडिया मतलब इकोनॉमिक लेवल पे भी जो है चीज़ें बहुत नॉर्मल नहीं हैं। आईपीआर का मुद्दा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का मुद्दा वो उठाता है। प्रोटेक्शनिस्ट जो है मेजर्स वो उठा रहा है, इंडिया भी उठा रहा है प्रोटेक्शनिस्ट मेजर और यूएस भी उठा रहा है। तो इस वजह से यहाँ पर जो है इकोनॉमिक लेवल पर भी बहुत ज़्यादा ये स्कोप जो है वो नहीं कर, जैसे अभी टेस्ला कंपनी का जो मामला रहा कि इंडिया में न जाके वो चाइना में वहाँ पर जाना पड़ा उनको, क्योंकि इंडिया वो चीज़ें ऑफर नहीं कर रहा था, वो रिलैक्सेशन नहीं दे रहा था टेस्ला को। तो इसी तरीके से वहाँ यूएस भी जो है अपने यहाँ वीज़ा पॉलिसी हो या अपने यहाँ पर जो है नॉन टैरिफ बैरियर हो, WTO में जो है ट्रेड डिस्प्यूट्स उठाने हों, ये सारी चीज़ें जो हैं वो उठाता रहा है और ये हमारे लिए एक बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न यहाँ पर दिखाई देता है। तो इस तरीके की भी इशूज़ जो हैं यहाँ पे आ रहे हैं। इनके साथ साथ जो है ये भी देखा जा रहा है कि इंडिया और यूएस के बीच में जो सबसे बड़ा कन्फ्रंट्रेशन आ रहा है, कई ऐसे इशूज़ हैं जहाँ पर यूएस जो है वह इंडिया को लेकर जो है सस्पिशियस वहाँ पर दिख रहा है और यह सस्पिशन जो है इनके बीच में कहीं ना कहीं इरोजन कर रहा है। जैसे स्क्वाड का जो कंसेप्ट आप लोगों ने सुना होगा, फिलीपींस को ऐड किया गया है, फिलीपींस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका।
तो अब बेसिक प्रॉब्लम इशू ये है कि इस तरीके के मिनी लैटरल जो ग्रुप्स यहाँ पर बनाए रहे हैं, यूएस बना रहा है। आपने क्वाड बनाया, स्क्वाड बनाया, ऑकस बनाया, तो क्या मतलब है? एक क्वाड में ही अगर फिलीपींस को हम ऐड कर लेते तो क्या दिक्कत रहता? ड्यू टू इंडियाज हेजिटेशन, यूएस का ये मानना है कि इंडिया हेजिटेट कर रहा है, क्वाड का जो है स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस डाइल्यूट हो रहा है, क्वाड इररेलेवेंट हो रहा है, क्योंकि इंडिया जो है वह यूएस, रशिया और ईरान और इन सब जो यूएस के एंटी यूएस ब्लॉक हैं उनके साथ काफ़ी नज़दीकी दिखा रहा है। तो इस वजह से ये कहा जा रहा है कि ये जो नेचुरल अलाई दिख रहे थे दोनों, अब धीरे धीरे ये कमज़ोर पड़ रहे हैं और इनके बीच में बहुत ज़्यादा गैप क्रिएट यहाँ पर हो रहा है। तो इस वजह से भी जो है एक डाइवर्जेंस यहाँ पर दोनों के रिलेशन में दिखाई दे रहा है और इंडिया जो है वो रशिया की तरफ अधिक टिल्टेड यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ऐसा यूएस का वहाँ पर अप्रोच है। तो यूएस और वेस्टर्न ब्लॉक जो हैं वो बहुत ज़्यादा पजल्ड हैं। और अभी जो रशिया में इंडियन प्राइम मिनिस्टर का विजिट हुआ और वहाँ का जो सबसे बड़ा सम्मान है वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को मिला, इसने भी जो है वेस्टर्न ब्लॉक को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अनसेटिस्फाई किया है। तो इस वजह से ये जो एक ब्लॉक यहाँ पर बन रहा था, इसके फ्यूचर को लेकर अब डिबेट होना स्टार्ट हो गया। फ्यूचर को लेकर डिबेट क्या है कि क्या आपको लगता है कि इंडिया और यूएस जो रिलेशन है वो इन फ्यूचर इसी तरीके से स्ट्रेटजिकली वह इंटैक्ट रहेगा, या फिर यहाँ पर हम नए पावर मैट्रिक्स की तरफ बढ़ रहे हैं? पावर मैट्रिक्स क्या है? क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि इंडिया, चाइना और रशिया, ये रिक जो कंट्रीज़ थे, इनका कंसेप्ट फिर से इमर्ज होने वाला है? फिर से यहाँ पर जो है वेस्टर्न ब्लॉक के अगेंस्ट ये जो डेवलपिंग नेशन का ब्लॉक है, ये एक बड़ा चैलेंज वहाँ पर क्रिएट करने वाला है। तो ये मेजर जो सवाल है हमारे सामने आएगा। तो अब आप लोगों की तरफ से रिस्पॉन्ड चाहिए कि क्या आपको लगता है कि देयर इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ री इमर्जेंस ऑफ रिक, और इंडिया और यूएस जो है ब्लॉक जो मतलब टाई है वो क्या कमज़ोर होने वाला है? हाँ मुकेश। नो सर, मुझे नहीं लगता अभी, क्योंकि अभी जिस तरीके से चाइना का अभी भी आक्रामक उभार हो रहा है, यूएस और चाइना में एक दूसरे की अभी भी जो ट्रेड वार है और बाकी सारे मुद्दे पे, जैसे कि इंडो पैसिफिक ओशन में अभी भी शांति नहीं लग रही है। भारत और चीन के जो सीमा पे जो मुद्दे हैं और भारत को इंसर्कलमेंट करने का जो चीन की अभी भी नीति है, जैसे कि श्रीलंका में हो गया, मालदीव के सारे वो कर ले, नेपाल को उकसाना, तो इन सारी चीजों से लगता है कि अभी भी भारत और चीन और दूसरी तरफ रसिया, अगर भारत और रसिया की जरूरत, कि रसिया की और भी छवि यूक्रेन की वजह से और खराब हुई है, आर्थिक उसकी स्थिति और बदहाली और आर्थिक स्थिति नीचे आई है। इन सब वजहों से रसिया और आरआईसी का जो कंसेप्ट है इतना जल्दी अभी नहीं मर्ज होगा और भारत और अमेरिका अभी भी आगे बढ़ेंगे, अभी हाल फिलहाल तो आगे बढ़ेंगे सर। ठीक है, और कोई किसी को? अमित। जी सर, मैं यहाँ हर्षवी पंत को कोट करना चाहूंगा। हर्षवी पंत के अनुसार सर, जो आज की मतलब आज का जो वैश्विक ऑर्डर है, तो ऐसे में सप्लाई चेन का ध्रुवीकरण ये सर वास्तविकता बन चुका है देखा जाए। तो अगर ये बना रह गया तो बाजार को इसका सामना करना पड़ेगा, जो कि किसी के मतलब फेवरेबल नहीं होगा, और इसीलिए सब लोग अल्टरनेट्स की तलाश कर रहे हैं ताकि सप्लाई चेन पे जो डिपेंडेंसी अभी तक चाइना पे देखी गई उसको ब्रेक किया जाए। इसलिए अलग अलग लोग विकल्प तैयार कर रहे हैं। दूसरा सर, हर्षवी पंत एक चीज और कहते हैं कि भारत आज के डेट में नॉन वेस्ट है, एंटी वेस्ट नहीं है। बहुत बढ़िया, तो बहुत अच्छा। जहां तो वहां पे भारत अपने सारे ऑप्शंस लेके चल रहा है। तो ऐसे में भारत एक पक्ष की ओर बिल्कुल नहीं जाएगा, जहां पे चाइना की मतलब चाइना की जो नीतियां हैं, जो भारत की फॉरेन पॉलिसी है, वो बिल्कुल सर एक दूसरे के विरोध में हो जाएंगी चीजें। तो भारत पूरी तरीके से रिक के कॉन्सेप्ट पे नहीं जाएगा, वेस्ट के साथ अपने ऑप्शंस खुले रखेगा। तो ये पंत जी के साथ मैं इसको रखूंगा। हाँ, कुछ मेरे क्वेश्चंस हैं सर, मतलब भारत और अमेरिका के संबंधों को लेकर के। जैसे मेरा ये क्वेश्चन है सर कि अभी नाटो का जब से 2023 में सम्मेलन हुआ था, तो वहां पे जापान और दक्षिण कोरिया मतलब ये देखा गया कि अमेरिका ने इन दोनों देशों पे पुनः से ध्यान देना शुरू किया है। यानी अपना यहाँ पे जो इंडो पैसिफिक रीजन था
यहाँ पे इन दोनों देशों के माध्यम से अपने प्रभाव को बढ़ाने की प्रयास देखा गया है अमेरिका के द्वारा। जबकि वहां पे हम देख सकते हैं कि 24 में जब हमने अमेरिका को बुलाया गणतंत्र दिवस पे, तो वहां से डिनाई किया गया एज चीफ गेस्ट आने से। ये डिनाई देखा गया था। और उसके बाद जब हम देखते हैं बजट में, तो बजट में भी हम ये देखते हैं कि इंडो पैसिफिक रीजन के लिए जो ग्रांट अमेरिका अलॉट कर रहा है वो बहुत कम है कंपैरेटिवली। आप देखिए कि जो वो अलॉट कर रहा है अपने यूरो अटलांटिक जोन के लिए, जैसे यूक्रेन के लिए जो वो ग्रांट अलॉट कर रहा है। तो ऐसे में क्या हम ये कह सकते हैं क्या सर कि भारत मतलब अब अमेरिका के लिए द्वितीयक होता जा रहा है, यानी जो भारत की पॉलिसीज हैं, जो भारत का हेजिटेशन है, वो भारत को द्वितीयक बना रहा है अमेरिका की नजरों में। चाइना के चाहे इंसर्कलमेंट करना हो या भारत पे बहुत ज्यादा रिलाय करना हो, तो इससे मतलब भारत की जो हेजिटेशन रही है, क्या ये मतलब अमेरिका की निर्भरता को या अमेरिका के मतलब भारत को एक क्या द्वितीयक देश के रूप में प्रस्तुत कर रही है क्या सर? ठीक है, बढ़िया है, बहुत अच्छे, दोनों पॉइंट्स अच्छे हैं। पहली चीज़ तो ये यहाँ पर हमने जो बोला, जो कंसर्न उठाया कि क्या वाकई इंडिया जो है यूएस जो है ब्लॉक से दूरी बना रहा है, या इंडिया क्या एंटी वेस्ट हो चुका है, ये क्वेश्चन आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर हमको ये समझना होगा कि ये इसके जो है कुछ मतलब रियल फैक्टर्स हैं। अमेरिका का जो मानना है, तो मंजरी चटर्जी जो हैं एक मतलब कि पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, स्ट्रेटजिस्ट हैं, उनका ये कहना है कि जो इंडिया और यूएस रिलेशन है वो अनकंफर्टेबल हुए हैं। और अनकंफर्टेबल क्यों हुए? स्पेशली आफ्टर यूक्रेन वॉर। उसके पहले से स्टार्ट हो चुका था प्रॉब्लम, लेकिन यूक्रेन वॉर ने इस चीज़ को एक्सेलरेट कर दिया है। रशिया की तरफ जो रीअप्रोचमेंट इंडिया का है जिस तरीके का, और जिस तरीके से ताइवान के मतलब कि संबंध में चाइना एग्रेसिव हो रहा है, और अभी भी इंडिया का क्लियर स्टैंड वहाँ पर नहीं है। और जिस तरीके से यूक्रेन के इस ऊपर इंडिया ने कंडेम नहीं किया रशिया का, क्वाड के फोरम पर इस तरीके के इशूज़ उठाने नहीं दिया, तो इसमें ये बोला जा रहा है कि इसका मतलब ये है कि इंडिया जो है एंटी वेस्ट की तरफ मूव कर रहा है, ऐसा लोगों का मानना है। लेकिन मंजरी चटर्जी का कहना है ये चैलेंजेस हैं, और ये चैलेंजेस इसलिए हैं क्योंकि इंडिया क्या चाहता है पहले समझिए। इंडिया अपने स्ट्रेटजिक स्पेस को वह नैरोअर नहीं करना चाहता है। सामरिक जो हमारा एक स्पेस है उसको हम बढ़ाना चाहते हैं, तो हमारे पास अधिक से अधिक स्ट्रेटजिक स्पेस होना चाहिए, जिसको हम मल्टी अलाइनमेंट कहते हैं। तो हम अगर यूएस के कंसर्न में देखें तो हम एक मल्टी अलाइनमेंट की पॉलिसी पे लेके चल रहे हैं। हमारी ओवर डिपेंडेंसी किसी भी कंट्री पर हमारे लिए घातक हो सकती है। तो रशिया जो है वो हमारे लिए एक मतलब इकोनॉमिक पार्टनर के रूप में इमर्ज हो रहा है, जैसे ऑयल हो गया, जैसे डिफेंस हो गया, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया यूएस रिलेशन एंटी वेस्ट है। ये इसलिए नहीं है क्योंकि इंडिया का क्लियर फॉरेन मिनिस्टर का कहना है कि यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं दे आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन रशियन एनर्जी, और इस साल जो है यूरोपियन कंट्रीज़ ने जो एनर्जी इंपोर्ट है फ्रॉम रसिया उसको इंक्रीज़ किया है। तो इंडिकेट कर रहा है कि आप डबल स्टैंडर्ड नहीं हो सकते हैं कि मोरल लेक्चर आप केवल इंडिया के ऊपर देंगे। तो पहली चीज़ है कि नेशनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अगर हमें एक मतलब कि जो जयशंकर का कहना था कि अगर हमने अपने लोगों से कहा कि जाओ और बाज़ार से तेल खरीद के लाओ, तो हम वहाँ पर कोई मोरल प्रिंसिपल लेके नहीं जा रहे, हम बेस्ट वहाँ पर सौदा करने जा रहे हैं कि हमारे लिए किफ़ायती, सस्ता, बेहतर जो है, कन्वीनियंट जो है, कहाँ से पेट्रोलियम मिलेगा, और वो रशिया है। पहली चीज़ तो ये है कि इंडिया नेशनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम कर रहा है, चीप हमें जो है और ज़्यादा कन्वीनियंस के साथ वहाँ से पेट्रोलियम मिल रहा है। जो हमारा पेट्रोलियम जो बजट है, जो मतलब इंपोर्ट जो बर्डन था उसको कम कर रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि रही बात डिफेंस की, तो इंडिया ने डिफेंस के सेक्टर में डाइवर्सिफिकेशन कर दिया है। वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन रसिया। और इवन सी राजा मोहन का तो अलग ही कहना है। सी राजा मोहन का कहना है कि डिफेंस एग्रीमेंट विथ यूएसए जो है, इंडिया को डिफेंस इंपोर्टर से, जब से बड़ा डिफेंस इक्विपमेंट का इंपोर्टर जो है वो इंडिया है अभी, इससे वह डिफेंस के फील्ड में प्रोडक्शन हाउस बनाएगा, प्रोड्यूसर, डिफेंस इक्विपमेंट का प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर बनाएगा।
और ये चीज़ें दिख रही हैं जिस तरीके से हम अलग अलग कंट्रीज़ को, फिलीपींस, अर्मेनिया, ब्राज़ील, इनके साथ जो है डिफेंस इक्विपमेंट सेल करने की काम कर रहे हैं। तो यूएस के साथ कोलैबोरेशन जो है इंडिया को प्रोडक्शन हाउस बनाएगा डिफेंस का। तो इसलिए जो है इंडिया व यूएस से अपने रिलेशन को ख़त्म नहीं करने वाला या कमज़ोर नहीं करने वाला है, पहली चीज़ तो ये है। और इसमें जो है शिवशंकर मेनन का भी एक बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन है। उनका कहना है कि इन इंडिया यूएस रिलेशन चाइना इज़ ग्लू, चाइना ग्लू के रूप में है, कि वो जब तक चाइना, जो अभी मुकेश कह रहे थे कि चाइना एंटी इंडियन जो उसकी एक्टिविटीज़ हैं वो उसके साथ जो है वहाँ पर कंप्रोमाइज़ नहीं करने वाला है। तो अगर नहीं कंप्रोमाइज़ करेगा तो फिर भारत के रिश्ते जो हैं चाइना से बेहतर नहीं होंगे, अमेरिका से बेहतर नहीं होंगे। तो इसका मतलब है कि इंडिया और चाइना यूएस वो मतलब उनको एक दूसरे पे रिलाई करना होगा डिस्पाइट ऑफ देयर डिफरेंसेस। आपके पास डिफरेंसेस हैं, आप उनको जो है एक्सेप्ट करिए, लेकिन आपके पास एक शेयर्ड थ्रेट है और उसके लिए आपको तो आना ही आना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है कि जो हमने पहले भी लाइन स्टार्ट किया कि जितनी भी एमएनसीज़ हैं वो चाइना प्लस वन पॉलिसी में फॉलो कर रही हैं। तो चाइना प्लस वन पॉलिसी में इंडिया से बेटर ऑप्शन कोई नहीं है। तो इसलिए यूएस जो है वह एक अपने नेशनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग प्रेशर टैक्टिक्स जो है इंडिया के ऊपर कर सकता है, नथिंग एल्स। इंडिया और यूएस रिलेशन जो है उनमें जो है फ्लक्चुएशन आएंगे। फ्लक्चुएशन क्यों आ रहे हैं, मतलब आएंगे, वो पहले चीज़ समझ लेते हैं। उसमें केवल एक इशू है और वो है कि यूएस अपनी जो है जो ग्लोबल जो विज़न है उसमें इंडिया को फिट नहीं पा रहा है टोटली। तो इसलिए वो टोटली उसके ऊपर रिलाई नहीं कर सकता है। यूएस का परसेप्शन ये था कि क्वाड एक मिलिट्री ब्लॉक है और इंडिया उस मिलिट्री ब्लॉक का एक अलाई है, यानी इंडिया को वह नाटो मेंबर की तरीके से ट्रीट कर रहा था। लेकिन अब जो है यूएस वो यहाँ पर अपनी पॉलिसी को रीडिफाइन करेगा। उसको समझना होगा कि यूएस इंडिया के साथ, इंडिया ने जो उसके साथ कोलैबोरेशन किया है उसका मतलब मिलिट्री अलायंस नहीं है। और यहाँ पर बहुत से जो है स्कॉलर्स का, शंकर मेनन का भी ये कहना है कि असल में ये मैसेज क्यों गया कि वो इंडिया उसका एक स्ट्रेटजिक अलाई, मिलिट्री अलाई है। मिलिट्री अलाई, रक्षा मतलब कि सैन्य भागीदार है। ये कन्फ्यूजन क्यों हुआ, क्योंकि जितने भी हमने एग्रीमेंट वगैरह किए हैं वह एक तरीके से नाटो के जो पार्टनर होते हैं वो आपस में करते हैं, चाहे वो लेमुआ हो, चाहे वो कामकासा हो, चाहे वो बेका हो, चाहे यहाँ पर जो है स्ट्रेटजिक ट्रेड ऑथराइजेशन स्टेटस 1 जो इंडिया को दिया गया यूएस के थ्रू, वो तो बहुत से रेयर कंट्रीज़ को दिया जाता है जो नाटो मेंबर होते हैं। तो यूएस को ये लगा कि वो हर तरीके का ऑफर इंडिया को कर रहा है, तो इंडिया जो है वो उसका मिलिट्री अलाई बन चुका है और चाइना के अगेंस्ट जो है वह एज अ वीपन जो है इंडिया को वह यूज़ करता। लेकिन अब जो है ये दोनों फिर से रीडिस्कवर करेंगे एक दूसरे को, रीअसेसमेंट ऑफ ईच अदर। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है यूएस और जो है इंडिया को, कि जहाँ पर कन्वर्जेंस है वहाँ पर उन्हें एक दूसरे को एक्सेप्ट करना होगा और जहाँ डाइवर्जेंस है वहाँ एक दूसरे के नेशनल इंटरेस्ट को, एक दूसरे के विज़न को रिस्पेक्ट करना होगा, तब ये रिलेशन लॉन्ग टर्म में होगा। एक और चीज़ ये है कि इस पूरे रिलेशन में जिस चीज़ को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं वह है इंडियन डायस्पोरा। इंडियन डायस्पोरा यूएस में 50 लाख है और ये जो डायस्पोरा है ये एडमिनिस्ट्रेशन में है, ये डायस्पोरा बिजनेस में है, ये डायस्पोरा हमारा वहाँ के एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में है, वो वहाँ के अलग अलग जो है वेरियस फील्ड में वहाँ पर वो है और वो पॉलिसी मेकर के लेवल पर हैं और पॉलिसी इन्फ्लुएंस करने वाले प्रेशर ग्रुप या लॉबी के रूप में वहाँ पर हैं। तो ये जो लॉबी इंडिया की है ये भी जो है किसी भी तरीके से इंडो यूएस रिलेशन को वह कमज़ोर नहीं होने देगी। तो इस तरीके से हमें इंडो यूएस रिलेशन को यहाँ पर देखना है। और अगर किसी का इस पर कोई इनपुट हो या क्वेश्चन हो तो आप स्टार्ट कर सकते हैं डिस्कशन। ये कह रहा था, हेलो, हाँ, मैं ये कह रहा था सर कि जो मेन पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस है वो ये है कि जो यूएस है वो हमेशा चाहता है अपनी हेजेमोनी, राइट, और इंडिया चाहता है लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर ना, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। तो हम जो मल्टीपोलरिज्म के समर्थक हैं, हम यूएस के साथ क्वाड को जो डिफेंस पार्टनरशिप बनाने की बात है, मतलब मिलिट्री पार्टनरशिप, वो तो होना इम्पॉसिबल है, क्योंकि दोनों के
मतलब प्रॉपर दृष्टिकोण में ही बेसिक मतलब जो वो है उसी में डिफरेंस आ रहा है। तो पहला तो अंतर यही क्रिएट हो जाता है। और दूसरा सर कि भारत अपनी ऑटोनॉमी एक बचाना तो हमेशा चाहेगा। भारत न चाइना के अंदर जाना चाहेगा, न तो उनके अंदर जाना चाहेगा। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हम दोनों को बैलेंस करके रखें और एक रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ हम बढ़ते जाएं। राइट, ठीक है, ठीक है, सही है। और क्या शिवम? सर मेरे तरफ से कोई पॉइंट नहीं। ठीक ठीक। सर विवेक मिश्रा जी ORS पे लिखते हैं, उनके अकॉर्डिंग सर भारत जिस समय जो इस समय भगवान विश्व की स्थिति चल रही है, ऐसे में कोई भी देश तटस्थ नहीं रह सकता। तो ऐसे में वो ये कहते हैं कि क्वाड का मिलिटराइजेशन ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उनके अकॉर्डिंग भारत ने इससे पहले भी जब नैम चल रहा था सर, उस समय भी भारत ने इस तरीके के कदम उठाए हैं। चाहे 1962 में नेहरू जी द्वारा मतलब कैनेडी से सहायता मांगी गई हो, चाहे आपका 71 में इंदिरा गांधी जी के द्वारा USSR के साथ संधि की गई हो। तो अपने नेशनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग भारत ऐसा करता आया है। और आज की जो डिमांड है किसी भी सर ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, अपनी ऑटोनॉमी नहीं खोना है उनके अकॉर्डिंग। तो ऐसे में जब क्वाड के लेवल पे हम सारी चीजें कर रहे हैं, तो सिर्फ इसका मिलिटराइजेशन ना करके हम एक हेरिटेशन शो कर रहे हैं कि हम अभी भी चाइना को कॉन्फिडेंस में लेना चाहते हैं। तो ऐसे में चाइना का खुल करके सर हम चाइना को खुल के कन्फ्रंट भी नहीं कर रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं जो हमारे और पार्टनर हैं उनके मतलब अंदर ये चीज आ रही है कि क्या भारत एक रिलायबल पार्टनर है या। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इंडिया की जो क्रेडिबिलिटी है वो जो ये बैलेंसिंग टैक्स है इंडिया का इस वक्त का, वो बहुत ही ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि इंडिया जो है उससे जो मैसेज आ रहा है कि ये रिलायबल पार्टनर किसी भी ब्लॉक के लिए नहीं है। और ऐसा ना हो कि इंडिया बिल्कुल आइसोलेटेड रह जाए, कि ना उसको US रिलाई करे ना रशिया रिलाई करे, इस तरीके का। लेकिन ये जो है बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है इसको भी समझ लेते हैं। कि पहली चीज़ तो यह है कि क्वाड का मिलिटराइजेशन इंडिया बिल्कुल भी नहीं करना चाहता और न करेगा, क्योंकि मिलिटराइजेशन जैसे ही आप किसी एक ग्रुप का करते हैं तो आपके ऊपर मिलिट्री लाइबिलिटीज़ भी आ जाती हैं। यानी इंडिया के जो है फॉरेन पॉलिसी, इंटरनल पॉलिसी में US का इंटरफेरेंस वहाँ पर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। मिलिट्री बेस जो है एक तरीके से इंडिया US का मिलिट्री बेस होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको फिर वहाँ पर जो है म्यूचुअल जो है रिलेशन वहाँ पर होंगे। तो एक तो पहली चीज़ ये है कि ये जो है आपकी ऑटोनॉमी को तो बिल्कुल कंप्रोमाइज़ करनी वाली चीज़ रहेगी। दूसरी चीज़ ये है कि जैसा अभी हमने कहा कि इंडिया चाइना जो रिलेशन है सुई जनरिस है। सुई जनरिस का मतलब ये है कि इंडिया और चाइना के रिलेशन में कई बार वो कन्फ्रंटेशन रहे हैं और कई ऐसे भी पीरियड रहे हैं, फेजेस रहे हैं जहाँ पर स्टेबिलिटी रही है। लेकिन जब से इंडिया और US रिलेशन मजबूत हुआ है, तब से चाइना जो है वह परपिचुअल इनमी बनता जा रहा है। और ये चीज़ जो है लॉन्ग टर्म में वह इंडिया के लिए सही नहीं है, क्योंकि चाइना आपका बॉर्डर कंट्री है, वो US का बॉर्डर नहीं है। चाइना और US के जो इंटरेस्ट हैं, मतलब जो क्लैसेस हैं, वो जो स्ट्रेटजिक और इकोनॉमिक क्लैसेस हैं। लेकिन इंडिया के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट है, इंडिया के साथ मिलिट्री कन्फ्लिक्ट्स होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो इसलिए इंडिया को बहुत सही तरीके से, सदे हुए तरीके से अपने नेशनल इंटरेस्ट को चूज़ करना होगा। US का नेशनल इंटरेस्ट और इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट टूवर्ड्स चाइना अलग अलग है। तो इस चीज़ को भी भारत को ये समझना होगा। तीसरी चीज़ ये है कि इस रीजन में जो है क्वाड की तरफ जाने का मतलब है US ब्लॉक में जाना, और वर्ल्ड में जो है US केवल एक ब्लॉक नहीं है। US ब्लॉक का जाने का मतलब है इंडिया का कई कंट्रीज से अपने को आइसोलेट करना, जैसे ईरान के साथ, जैसे रशिया के साथ, जैसे आर्मेनिया के साथ, ऐसे जो भी कंट्री हैं जिनके US के साथ जो है अच्छे हेल्दी रिलेशन नहीं हैं। तो ऐसे में जो है इंडिया जो है वो बहुत से कंट्रीज़ के साथ जो है वहाँ पर मतलब जाएगा। तो यहाँ पर अभी भी इंडिया का मानना, मतलब कोई भी स्कॉलर होगा एक कंक्लूजन तो ड्रॉ करेगा कि आज के समय में ये जो पोलराइजेशन, सो कॉल्ड पोलराइजेशन को यहाँ पर स्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही है कि पोलराइजेशन इज़ इंडिस्पेंसिबल, कि आपको दो ब्लॉक में से किसी एक को चुनना है। भारत का कहना है कि नहीं, क्योंकि इंडिया को लगता है कि यहाँ पर मिडिल पावर कहीं है, मिडिल पावर कहीं है, और जो दोनों ब्लॉक यहाँ पर हैं वो दोनों ब्लॉक नेचुरल नहीं।
शिवम, इसमें आप बताइएगा, यूएस का ब्लॉक और चाइना, दो ब्लॉक लोग कह रहे हैं कोल्ड वॉर इरा है, क्या यहाँ पर दोनों ब्लॉक स्टेबल हैं, वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं, वेल स्ट्रक्चर्ड हैं, और क्या ये पूरी तरीके से टेंजिबल फॉर्म में दिख रहे हैं? अगर नहीं दिख रहे हैं तो क्या यहाँ पर दिख रहा है? सर क्लियरली तो दोनों ब्लॉक्स नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो जैसे वेस्ट एशिया है, तो वेस्ट एशिया में सऊदी अरेबिया हो गया, यूएई हो गया, इनके दोनों से रिलेशन अच्छे हैं। वैसे अगर अगर सर एक तरफ तो ब्लॉक देखा जाए तो चाइना, रशिया, ईरान तो हम एक ब्लॉक मान सकते हैं, बट अगर सेम टाइम पे अगर पाकिस्तान को देखा जाए तो पाकिस्तान के बारे में भी क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि अगर यूएसए की पॉलिसी देखी जाए तो इंडिया और पाकिस्तान के केस में वो भी डिहाइफनेशन की पॉलिसी को अडॉप्ट करता है, तो यूएसए के रिलेशन इंडिया से भी अच्छे हैं, कहने के पाकिस्तान से भी अच्छे हैं। तो सर क्लियरली कहना कि पूरा वर्ल्ड दो ब्लॉक में डिवाइड हो गया सर, ये मतलब हम इस कंक्लूजन पे अभी नहीं आ सकते हैं। नहीं आ सकते। एट द सेम टाइम सर अगर हम अफ्रीकन कंट्रीज को देखें तो सर वहां भी हमको यही दिखेगा कि वहां एक कंपटीशन है, ग्रेट गेम। मतलब वेस्टर्न कंट्रीज और चाइना, रशिया की, मतलब वहां पर कहाँ किसका ज्यादा इन्फ्लुएंस हो, मतलब वो अपना जोन ऑफ इन्फ्लुएंस और अपनी क्रिएट करना चाह रहे हैं। जैसे देखा जाए तो चाइना का अभी सबसे ज्यादा लार्जेस्ट एफडीआई है इन अफ्रीका, और चाइना लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है अफ्रीका का। एट द सेम टाइम सर ईयू और यूएसए भी सेकंड और थर्ड लार्जेस्ट पार्टनर है, इंडिया फोर्थ नंबर पर है। वैसे ही सर साउथ अमेरिका में देखें तो ब्राजील हो गया, वो भी एक न्यूट्रल कंट्री है लाइक इंडिया, वो भी एक मिडिल पावर है जो कि बैलेंस मेंटेन करना चाह रहा है लाइक जैसे स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी अपनी। तो सर इस केस में देखा जाए तो सर कोई मतलब टाइट कंपार्टमेंट नहीं है, मतलब जैसे कि सर कुछ सैटेलाइट स्टेट नहीं बोल सकते, बट ये अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं एज ए मिडिल पावर। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये एडजस्ट कर रहे हैं, टिल्टेड हैं। जैसे जापान है, जापान यूएस के ब्लॉक में, क्वाड में है, लेकिन आरसीईपी का भी मेंबर है। तो यहाँ पर जो है ऐसा नहीं कहा जा सकता कि बिल्कुल जो है ये इस तरीके का जो है बन चुका है पोलराइजेशन। तो यहाँ पे इसीलिए कंक्लूजन हमारा जो रहेगा, आर्गूमेंट हमारा जो रहेगा, जो लोग ये कह रहे हैं कि इंडिया को क्वाड का मतलब क्वाड को मिलिटराइज करना चाहिए और इंडिया को जो है क्वाड का मेंबर ही वहाँ मतलब रहना चाहिए, और उस एक्सक्लूसिव जो है मेंबरशिप ऑफ पर्टिकुलर ब्लॉक, ये जो बहुत से लोग सजेस्ट कर रहे हैं इंडिया को, तो ये इसकी ज़रूरत नहीं है। आज जो है आप मल्टीपल ब्लॉक के मेंबर रह सकते हैं और आप इसमें बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं, और इंडिया सक्सेसफुली अभी तक क्रिएट कर रहा है। ये हमें यहाँ पर स्टेब्लिश करना है। मेरी एक और बात सर है कि एक और स्टेटमेंट है सर यूएसए और चाइना के केस में, जैसे कि अभी जो है जियो इकोनॉमिक्स का डोमिनेंस है ना कि जियो पॉलिटिक्स का, तो केस में ये कहा जा रहा है कि सर डी कपलिंग होना आज के कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस वर्ल्ड में पॉसिबल नहीं है, तो यूएसए इज ट्राइंग फॉर डी रिस्किंग, वो अपने रिस्क को मिनिमाइज कर रहा है। यही वर्ड ही है, डी कपलिंग की जगह पर डी रिस्किंग जो है वो अप्रोप्रिएट वर्ड है कि हर एक कंट्री, इवन यूएस नहीं, चाइना और इंडिया भी जो रशिया की तरफ अप्रोच कर रहा है और रशिया के थ्रू अप्रोच करके वो कहीं ना कहीं इस तरफ अपना जो है रिस्क को मिनिमाइज करना चाहता है। मतलब अभी ग्लोबल टाइम्स ने यही बात बोल दी, सोचिए, यही लाइन जो है ग्लोबल टाइम्स ने कल जो है लिखा कि यहाँ पर जो ये गया है इंडिया रशिया में, तो उन्होंने कहा कि यूएस वेस्टर्न ब्लॉक जो हैं वो इंडिया, चाइना और रशिया को नज़दीक नहीं आने दे रहे हैं। ये वेस्टर्न ब्लॉक का कहना, मतलब वो प्रयास है। मतलब चाइना ये बताना चाहता था कि ये रिस्क जो है आ सकते थे, वेस्टर्न ब्लॉक की वजह से नहीं रहे। फिर आगे उसने ये लिखा कि ये जो इंडिया को भेजा गया है रशिया, तो इसलिए कि कल को अगर इंडिया और चाइना के बीच में कोई कन्फ्रंटेशन हो तो रशिया वहाँ पर मीडिएट कर सके। ये जो है यहाँ पर मतलब कि ग्लोबल टाइम्स का भी ये मानना है। तो इंडिया भी डी रिस्क कर रहा है, यूएस भी कर रहा है कि चाइना को ख़त्म करना पर्पज़ नहीं है, चाइना के हेजेमनी को चैलेंज करना है, चाइना को जो है न्यूट्रलाइज करना है, ये पर्पज़ है। तो आज के तो ये एकदम बिल्कुल इसी तरीके से हमें कंक्लूड करना होगा।